प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदरी, कक्षा 10 के अंतर्गत हम अगला पाठ लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके रचयिता लेखिका मधु काकरिया है। मधु काकरिया, इनका जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एमए किया। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। आज समाज में जो भी समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं व्याप्त है, जिसमें पीड़ा, युवाओं में नशे की बढ़ती हुई लत, जैसा कि अभी का करंट टॉपिक भी है ये, जिस पर उड़ता पंजाब फिल्म भी बन चुकी है, यात्रा वृत्तांत, भागम भाग जिंदगी और प्रकृति का वर्णन आदि मधु काकरिया ने अपने रचनाओं में मुख्य माना है। जैसा कि पाठ का शीर्षक है बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी, ये एक प्रार्थना है, नेपाली प्रार्थना। चूँकि आपने हिंदी प्रार्थना पढ़ी है, संस्कृत प्रार्थना पढ़ी है, आज हम आपको नेपाली भाषा में प्रार्थना पढ़ना सिखाएंगे। यह पूरी प्रार्थना इस तरह से है, आप इसको मेरे साथ गा भी सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दौ प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कोसेली, साना साना हाथ जोड़ी। हाँ, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दौ प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कोसेली। साना साना का मतलब होता है नन्हे नन्हे, छोटे छोटे, हाथ यानी हाथ, जोड़ी यानी जोड़कर, गर्दौ यानी करते हैं, प्रार्थना यानी प्रार्थना, हमरो जीवन, हमरो यानी हमारा जीवन, तिम्रो, तिम्रो तमस से बना है और तमस का मतलब होता है अंधकार, और कोसेली कुशलता अर्थात प्रकाश। ये नेपाली जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमरो जीवन तिम्रो कोसेली, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दौ प्रार्थना। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो है अंधकार से दूर कर दो, अज्ञानता से दूर कर दो, और तिम्रो कोसेली कुशलता, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ भर दो, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ ला दो। इस पाठ में बच्चों सर्वप्रथम मधु काकरिया ने तिब्बत में गंगटोक, जिसे अंग्रेजी में गंगटोक और हिंदी में गंतोक कहते हैं, यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस गंतोक शहर की सुंदरता का वर्णन किया है। मधु काकरिया ने अपनी यात्रावृत्त में लिखा है कि जब ये अपने दोस्तों के साथ, अपने समूह के साथ जब यहाँ गंगटोक की यात्रा करती है, तो वहाँ रात के समय में जब ये यात्रा कर रही है, और रात के समय यहाँ गंगटोक में जो बिजली है, यहाँ विद्युत बल्ब जो है, खंबे जो है, वहाँ पर जो लाइटें चमक रही है, ऐसा लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है। आसमान उल्टा पड़ने का मतलब इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, और जो जो वो ढलान से नीचे उतरते हैं, त्यों त्यों वो सुंदरता इस तरह बढ़ जाती है जैसे किसी ने जादुई झालर लगाती है। इस गंगटोक को, जो कि भारत में है, इसको मधु काकरिया ने मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है, क्योंकि यहाँ नेपाली और सिक्किमी लोग अपनी मेहनत के द्वारा इस प्रकृति को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। ये देखिए गंतोक शहर की सुंदरता अगले चित्र में आपको नज़र आ रही है। चारों तरफ वादियाँ, हिमालय की घाटियाँ, और इसके बीच में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर।
जैसा कि मानचित्र में भी हम देखें, भारत के मानचित्र में यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम के अंदर ये जगह दिखाई गई है मंगन, और इसी तरह अपना ईस्ट सिक्किम में, ये जो आप कर्सर देख रहे हो, ये ईस्ट सिक्किम में गैंगटोक बताया गया है। इसमें एक तरफ विदेशी देखें हम, विदेशी देशों में नेपाल, तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है, लेकिन प्रकृति की सबसे खूबसूरत वादियाँ यहाँ इस गैंगटोक शहर में। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं वो सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया है, बौद्ध धर्म का परिचय बताया गया है, तीस्ता नदी बताई गई है। आसाम में जिस तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई महिलाएं काम करती है, उसी तरह यहाँ सिक्किमी महिलाएं चाय के बागान में काम करती है, उन सबको बताया गया और कटाओ घाटी का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम मधु काकरिया जहाँ रुकती है, वहाँ उसे शाम को वहाँ के स्थानीय लोगों से ये पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने से हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, ये चित्र में दिखाई दे रहा है, कंचनजंगा, वह दिखाई देगी। तो मधु काकरिया प्रातःकाल उठ करके खिड़की की तरफ भागती है कंचनजंगा को देखने के लिए, लेकिन जिस तरह ठाकुर जी के कपाट बंद होते हैं, उसी तरह से बादलों ने इस कंचनजंगा को अपने आवरण से ढक लिया। इसलिए मधु काकरिया कंचनजंगा के दर्शन नहीं कर पाती, लेकिन वो तरह तरह के वहाँ पर फूल, वहाँ की प्रकृति को जरूर निहारती है। और इसके बाद में मधु काकरिया बताती है कि गैंगटोक से 149 किलोमीटर पर दूरी पर योमथांग था, जिसमें बहुत सारे फूल, गहनतम घाटियाँ, ये सब नज़र आती है, जिसमें पाइन और इसके अलावा धूपी के खूबसूरत फूल भी वहाँ नज़र आते हैं। अब मधु काकरिया के साथ जो ड्राइवर कम गाइड था, सिक्किमी युवक ही था, जो ड्राइवर भी था, गाइड भी था, जिसका नाम था जितेन नार्गे। मधु काकरिया ने गौर से देखा, जितेन नार्गे की कार में दलाई लामा की फ़ोटो लगी हुई है, अर्थात तिब्बती लोग अपने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मुख्य मानते हैं और कार में मुख्यतया वो दलाई लामा की फ़ोटो भी लगाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर अगर पाली की तरफ आएँ तो हम लगभग ओम बना को मुख्य मानते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग अपनी कार में दलाई लामा, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अगर इसके बाद में हम बात करें, मधु काकरिया एक जगह जाती है यात्रा वृत्त के तहत, जिसका नाम कवि लोंग स्टोक है, और इस कवि लोंग स्टोक की दो विशेषताएं मधु काकरिया ने बताई है। पहली विशेषता है कि कवि लोंग स्टोक नामक जो जगह है, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जिस तरह अगर जोधपुर की बात करें तो सलमान खान के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग पर फिल्म की शूटिंग की गई है, तो उसी तरह से कवि लोंग स्टोक पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और दूसरा, यहाँ पर लेप्चाओं और भूटियाओं के मध्य, जो तिब्बती समाज के दो भाग बताए गए, लेप्चा और भूटिया, इनके मध्य युद्ध होता था सुदीर्घ काल तक, और इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, वह समझौता भी कवि लोंग स्टोक पर हुआ। अब हम आगे बात करें वहाँ के बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं गैंगटोक, योमथांग, वहाँ पर मधु काकरिया जी ने बताई है। तो नंबर 1, मधु काकरिया जी देखती हैं कि वहाँ पर आगे बढ़ने पर उन्हें सफ़ेद पताकाएं, ये जो चित्र में देख रहे हो, ये सफ़ेद पताकाएं नज़र आती है, जो कि 108 पताकाएं लगाते हैं, और कहते हैं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर ये सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं, पेड़ के या बांधी जाती है 108 पताकाएं, और फिर इनको उतारा नहीं जाता है, ये स्वतः अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ये एक धार्मिक मान्यता है वहाँ। दूसरा, आप इन सफ़ेद पताकाओं के बीच में रंगीन पताकाएं भी देख रहे हो। कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग वहाँ रंगीन पताकाएं क्यों बांधते हैं? जब वहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, कोई विशेष कार्यक्रम होता है, तो ये रंगीन पताकाएं
फहराई जाती है। अब यहाँ पे दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेयर व्हील है। वहाँ के लोगों का धार्मिक मान्यता है, क्योंकि हर जगह धार्मिक मान्यताएं एक जैसी है, धार्मिक अंधविश्वास भी एक जैसे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के हृदय में श्रद्धा है। एक प्रेयर व्हील आया। प्रेयर व्हील का मतलब है वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि जब इस प्रेयर व्हील को हम घुमाएंगे तो घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। युमथांग में जब वो सफ़र कर रहे हैं तो ये मधु काकरिया को प्रेयर व्हील मिला। तो जितेन ने बताया कि इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कबीर जी की एक पंक्ति याद आती है, गंगा को नहाइबे को नर तरोबे, मछली ही ना तरी जी को गंगा ही में घर में। कर्म अच्छे होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाई ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे पाप करके आप किसी मंदिर की घंटी बजा दो और ये कह दो कि मेरे पाप दूर हो गए, इम्पॉसिबल, असंभव। अच्छे कार्य करोगे अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरे कार्य करोगे तो बुरा नतीजा तो जरूर मिलेगा। इसके बाद में देखिए, लेखिका जो सफ़र कर रही है वहाँ सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से लेखिका के साथ तीस्ता नदी चलती है और लेखिका के मानस पर तीस्ता नदी इस कदर हावी हो जाती है कि वह तीस्ता नदी के बारे में सोचती रहती है। और तीस्ता नदी के साथ साथ एक झरने का भी वर्णन हुआ है जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। लेखिका का बाकी लेखिका के जो सभी सहयात्री है, चाहे वो मणि हो चाहे अन्य हो, हर कोई फोटो खींच करके उन लम्हों को कैमरे में कैद करना चाहता है, लेकिन लेखिका अपने पैरों को तीस्ता नदी में भिगो करके, झरने में भिगो करके एक तरह की मानसिक शांति में सरोवर हो जाती है। वो चाहती है मैं इन लम्हों को अपने आप में इतना समाहित कर लूँ कि कल को जब मैं वापस ये यात्रावृत्त खत्म करके जाऊंगी तो महानगरों की जो भागम भाग है, जो प्रदूषण है, उनके बीच में मुझे ये पता चले कि प्रकृति कितनी सुंदर है और प्रकृति लगाने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे। उसके बाद में कुछ आगे बढ़ने पर लेखिका श्रम सुंदरियां को देखती है। देखो, प्रेमचंद से पहले के देखें या हिंदी साहित्य में अगर देखें हम, हिंदी साहित्य के विभाजन में तो रीतिकाल तक सभी ने, अधिकतर कवियों ने नायिकाओं की जो सुंदरता का वर्णन किया, चाहे वो बिहारी हो या अन्य हो, उन्होंने नायिका के नख सिक का वर्णन किया है, नख सिक की सुंदरता का वर्णन किया। नख सिक का मतलब नाखून से लेके सिका चोटी तक। लेकिन इसके बाद में आधुनिक कवियों ने श्रम सुंदरियों के महत्व पर जोर दिया है, जिससे कि हमारा खान पान, हमारी संस्कृति या हमारा जीवन चलता है। मधु काकरिया ने भी लिखा है कि मधु काकरिया ने अपनी कलम में विशेष रूप से इन श्रम सुंदरियों के बारे में लिखा है कि ये श्रम सुंदरियां कितनी मेहनत करती है नेपाल में और अपने जीवन को बोझ नहीं मानती, अपने जीवन को वरदान मानती है, काम करते हुए हंसती है। ये देखो, आप पहले चित्र में देख सकते हो। इनको सुंदरियां क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जीवन का असली रंग है। मेहनत करना सिखाती है और मेहनत के साथ ये भी सिखाती है कि जीना इसी का नाम है। तो ये हंसती हुई कार्य करती है। इनकी जीवनचर्या कठोर होती है, ये कई जगह अपनी जान भी गंवा देते हैं। दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक महिला हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है, पीछे इसने अपने बच्चे को बांध रखा है। मधु काकरिया ने लिखा है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इतनी कठोर मेहनत करती है कि मधु काकरिया को याद आता है कि जिस तरह पलाऊ और गुमला के जंगल में जब वो गई थी, वहाँ पर वहाँ की महिलाओं के पैरों में छाले हो रखे थे, क्योंकि वो जगह जगह जंगल में कार्य कर रही थी। और यहाँ की महिलाएं जो पत्थर तोड़ रही है, पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़ना, तो उनके हाथों में, ये जो हथौड़ा दिखाई दे रहा है इस महिला के, तो इनके हाथों में छाले पड़ गए। निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता मुझे याद आती है, वह तोड़ती पत्थर, और शायद इस चित्र को देख करके यह बिल्कुल सार्थक हो रहा है।
निराला जी ने, जो कि श्रमिक वर्ग का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो यह जो महिला है यह भी मेहनत कर रही है अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, और मधु काकरिया ने इन श्रम सुंदरियों का बखूबी अपने लेखन में लिखा है। इसके बाद में आगे जाने पर मधु काकरिया कटाओ का वर्णन करती है। कटाओ को मधु काकरिया के अनुसार भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मधु काकरिया कहती है, हालांकि यह जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, 14,000 फीट से भी ऊपर, जब लायुंग से जब ऊपर जाते हैं खतरनाक रास्तों पर, तो यहाँ पर कटाओ है। लेकिन ये कटाओ इतना सुंदर है, प्रकृति की रियल दृश्य, प्रकृति का वास्तविक दृश्य, या कहे पूरी प्रकृति का सौंदर्य चरम पर यहाँ है। जब लेखिका ने कहा कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है, तो लेखिका की सहयात्री थी जिसका नाम मणि था। उम्र थी लगभग 50 साल, लेकिन मेहनती थी, नृत्य में भी दक्ष थी। तो उसने कहा कि मैं स्विट्जरलैंड जाके आई हूँ, स्विट्जरलैंड भी कटाओ के सामने कुछ भी नहीं है। यानी कटाओ इतना सुंदर है कि स्विट्जरलैंड भी फीका है। हालांकि यह कटाओ अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ एक भी दुकान नहीं है। इस कटाओ में टूरिस्ट स्पॉट नहीं है तो दुकान नहीं होगी, और दुकान नहीं है तो क्या नहीं होगा, वहाँ लोग कचरा नहीं करते, और कचरा नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, और प्रकृति की जगह अगर प्रदूषण नहीं होगा तो शायद प्रकृति अपने परम और चरम रूप में वहाँ दीप्तिमान होगी। इसके बाद में जब वो आगे बढ़ते हैं, मधु काकरिया देखती है कि भारतीय सेना के जो जवान है वो बर्फीले क्षेत्रों में -15 डिग्री टेम्परेचर जहाँ है, -15 डिग्री का टेम्परेचर सोचिए, उन बर्फीले क्षेत्रों पर खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा मधु काकरिया ने कि आप यहाँ पर इतने माइनस टेम्परेचर में भी खड़े हो, माइनस के तापमान में भी? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा आप लोग चैन से सो जाए इसलिए हम यहाँ पर दिन रात खड़े रहते हैं। ये है हमारे भारतीय फौजी, ये भारतीय फौजी जिनको हम जीवन भर हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमारी मानसिकता आज की ये हो गई है, अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, और अगर हमें फौजी बैठा हुआ दिखाई देता है, हम सोचते हैं कि इसे खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर मुझे सीट देनी चाहिए। आप सोचिए, जो रात दिन वहाँ पर पहरेदार के रूप में हिमालय की तरह खड़े रहते हैं, वो जब सालों में एक बार अपने घर आते हैं, कई वर्षों से एक बार घर आते हैं, क्या हम इतना भी सम्मान नहीं दे सकते कि उनके लिए सैल्यूट नहीं करें तो कम से कम उनको जगह तो दे सकते हैं? लेकिन उल्टी मानसिकता है, ये तो फौजी है, इसका तो काम है खड़े रहना, इसे तो खड़े रहना चाहिए। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। जो हमें हमारे लिए अपने प्राणों को दे देता है, उसके प्रति, देश के प्रति जितना सम्मान होता है, उसी तरह सम्मान फौजियों के प्रति होना चाहिए। वहाँ सिक्किमी, जब मधु काकरिया ने एक सिक्किमी नवयुवती से पूछा कि भाई तुम क्या सिक्किमी हो, तो उसने बड़े गर्व से कहा मैं सिक्किमी नहीं, मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। कितना गर्व होता है इस बात को सुनकर के कि उसने अपनी क्षेत्रीयता को न दर्शाकर उसने अपनी राष्ट्रीयता को बताया, अपने देश को नंबर 1 प्राथमिकता दी। ये जो चित्र है सिक्किमी नवयुवती का है, लेकिन ये चित्र, ये महिला आईपीएस ऑफिसर बनी हुई है, सिक्किम की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। सिक्किम के, जब लेखिका कहती है मधु काकरिया की जब मैं वहाँ गई, तो दूसरी विशेषता ये भी बताई है लेखिका ने कि जब गाय ने, चूँकि वहाँ का जो मुख्य आजीविका चलाने का साधन आया है, आलू आया है, इसके अलावा शराब का व्यापार आया है,
जो महुआ बनता है, महुआ से शराब बनाई जाती है। तो जब लेखिका बात कर रही थी सिक्किम नवयुवक से, तो उसकी जो घरवाली थी वहाँ पर एक गाय आई और घरवाली के हाथ में महुआ था, उसको गाय ने खा लिया। लेकिन सिक्किमी उस महिला ने गाय को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो गाय की कोई गलती नहीं होती, कुत्ते की कोई गलती नहीं होती, घर के बाहर बेचारे सो रहे हैं, हम पत्थर उठा के फेंकते हैं। तो जीवों के प्रति प्रेम को भी ये सिक्किमी लोग बताते हैं। सिक्किम में रहने वाले लोग बहादुर होते हैं, जिस तरह नेपाली लोग होते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने में तेज होते हैं, कार्य करने में दक्ष होते हैं। ये सब मधु काकरिया ने बताया। देखिए, ये जो गैंगटोक शहर है, पाठ का सारांश फिर से एक रूप में। गैंगटोक शहर लेखिका को बड़ा सुंदर लगा। चांदी से चमकते पहाड़, नदी, संगीत, जलप्रपात सभी लेखिका को मंत्रमुग्ध कर दिए। मार्ग में कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ती महिलाएं, वन वन भटकती महिलाएं उसकी गाथा गा रही थी। और न केवल महिलाएं, अपितु वहाँ के बच्चे भी 3 या 4 किलोमीटर की चढ़ाई पर ऊपर पढ़ने जाते हैं और वापस आने के बाद ऐसे नहीं कि बस्ता फेंक दिया और सो गए, आराम किए। घर का काम करते हैं, माँ के साथ बाहर मवेशियों को चराने जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात, लकड़ियों के गट्ठर, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक लगातार हमारे देश की रक्षा के लिए बर्फीले क्षेत्रों में खड़े रहते हैं। इसमें भाषा प्रयोग, भाषा की सरलता और सरसता है। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे श्रमिक महिलाओं के लिए रिपेइंग, वेस्टेज रिपेइंग का प्रयोग हुआ है, यानी बहुत कम लेकर के बहुत ज़्यादा देना, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो यहाँ चरितार्थ हुआ है। इसके अलावा सी लेवल, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, सौंदर्य, सतत, रात्रि। ये देखो, पहले चित्र में ये बच्चे हंसते हुए ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं, पढ़कर आते हैं, घर का काम करते हैं। दूसरे में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ क्षेत्रीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, मुंडगी, गुड़ुप, डोको। कुछ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, शिद्दत, सरहद। इसके अलावा इसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जहाँ हुआ है, वो एक चेतावनी बोर्ड, जहाँ जहाँ वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो चूँकि मार्ग खतरनाक है और जितेन गाड़ी चला रहा है, लेकिन जगह जगह जो चेतावनी बोर्ड आते हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो। जैसे उदाहरण के लिए कुछ चेतावनी बोर्ड, धीरे चलाइए, घर में आपका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अर्थात गाड़ी चलाओ तो ऐसे खतरनाक रास्तों पर धीरे चलाओ, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए जी। इसके अलावा वी केयर मैन ईटर अराउंड, जहाँ नरबक्सी भालू रहते हैं, वहाँ पर चेतावनी बोर्ड लिखा हुआ था कि यहाँ ध्यान से चलना है, यहाँ नरबक्सी भालू रहते हैं। इसके अलावा एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड, जहाँ ये गंगटोक से आगे, कटाओ की तरफ, गैंगटोक से आगे योमथांग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ था एवर वंडर्ड हु डिफाइड टू रोड। जिन रास्तों को इतना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों में से रास्ते काटे गए हैं, उन रास्तों को बनाने में ये पहाड़ी ने, श्रम सुंदरियाँ, इन्होंने अपनी जान तक गंवाई है। जिन रास्तों से तुम निकल रहे हो, वहाँ मौत को भी पीछे छोड़ा गया है, यानी कईयों की मृत्यु हुई है इन पहाड़ियों की, इन श्रमिकों की। लेकिन यात्री यहाँ घूम सके, यात्री यहाँ यात्रा कर सके, इसके लिए इन्होंने ऐसे रास्ते बनाए। वेस्टेज रिपेइंग, बहुत कम लेकर के बहुत ज़्यादा देना, इसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर लिखे हुए आए थे, जैसे धीरे चलें। इसके अलावा इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पोर्ट, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, अगर आप शादीशुदा है तो गति, तेज गति को डाइवोर्स दे दो, यानी गाड़ी बहुत धीरे चलाइए।
इसके अलावा दुर्घटना से देर बली, सावधानी से मौत टली। इसके अलावा एक नेपाली वाक्य और आया है जो इस प्रकार है, तिम्रो माया सेंदे मलाई सताउच, तिम्रो माया सेंदे मलाई सताउच, यानी ये जो प्रकृति है, हिमालय की वादियाँ है, इसकी सुंदरता, तिम्रो माया यानी तुम्हारी सुंदरता, सेंदे मलाई सताउच, इस सुंदरता के प्रति जो प्रेम है वो मुझे रुलाता है। नेपाली भाषा भी सीख रहे हैं ना। इससे पहले कौन सी पढ़ी थी? साना साना हाथ जोड़ी, गर्दव प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कोशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन अंधकार अज्ञानता से दूर हो और अच्छाई और ज्ञान की तरफ बढ़े। दूसरा, तिम्रो माया सेंदे मलाई सताउच, यानी हिमालय की वादियाँ, इनके प्रति प्रेम मुझे रुलाता है। तीसरा, राम रोछो, जैसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तुम कैसे हो तो बोलते हैं ना, जैसे गुजराती में केम छो, तो उसका जवाब देते हैं मजे में छो, मजा में छो। तो नेपाली में राम रोछो यानी भले हैं, अच्छे हैं। तो ये कुछ नेपाली शब्द भी इसके अंदर आए हैं। इसके अलावा इसमें मिल्टन और इव की सुंदरता का वर्णन किया है मधु गागरिया ने। मधु गागरिया ने लिखा है कि जब मैं हिमालय की इन वादियों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मिल्टन ने अपनी रचना में इव की जब सुंदरता लिखी थी, उसने कहा था कि शैतान भी ठगा सा रह जाता है, शैतान अपनी शैतानी प्रवृत्तियों को छोड़ देता है। इतना सुंदर है यह हिमालय की वादियाँ। इसके अलावा आगे देखें हम तो बहुत सारे जो प्रियुता और रोडोडेंड्रो के जो फूल आए हैं उसका भी वर्णन इसमें किया गया। और सबसे अंत में मधु गागरिया यह कहती है कि इस प्रकार के हिमालय की वादी वाले क्षेत्र, प्रकृति से भरे पूरे क्षेत्र, आज के यंग जनरेशन, आज की युवाओं को ज़रूरत है इनकी सुरक्षा की जाए, इनको बचाया जाए। दीर्घायु जीवन के लिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ शब्द संपदा है। कपाट यानी दरवाज़ा, चेरेवती चेरेवती यानी चलते रहो, सजीदा यानी गंभीर, रिपेइंग यानी कम लेना ज़्यादा देना, सुर्खियों में यानी चर्चा में, बरबिला यानी बढ़े हुए पेट वाला, कंदरील यानी नींद की स्थिति में, बॉर्डर एरिया यानी सीमावर्ती क्षेत्र, भारत चीन की जैसे सीमा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, तिब्बत के पास ही आ गया चीन का, फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान। इस तरह मधु गागरिया, ये देखिए, अपनी पूरी यात्रा इन हिमालय की वादियों में गैंगटोक, योमथांग, लायुंग, कटाओ, ये सब करके, इन यात्रा करके और प्रकृति का आनंद लेते हुए रिटर्न अपने घर जाती है। पुनरावृत्ति, ये कुछ प्रश्न है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? सिक्किमी युवती से मिलकर लेखिका को क्यों अच्छा लगा? कटाओ पर किसी दुकान का नहीं होना ये वरदान क्यों है प्रकृति के लिए? ये सब आपको बताना है। आशा है हमारा ये छोटा सा प्रयास कक्षा 10वीं पाठ के अंतर्गत कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी, जिसको आप गा करके बोल सकते हैं। किस तरह? साना साना हाथ जोड़ी, गर्दव प्रार्थना हाथ जोड़ी, हमरो जीवन तिम्रो को सेली। शायद समझ में आ गया होगा। हम और अच्छा वीडियो बनाएं, इसके लिए बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन आपको ये हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके सामने फिर से हाजिर हो अगला पाठ लेकर के। धन्यवाद। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंद्री।